नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे और ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछे गए भी प्रश्न हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जल्दी से कर दिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 90 डिग्री पूर्व याम्योत्तर रेखा जो है तो ये कहाँ से होकर नहीं गुजरती। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो 90 डिग्री पूर्व याम्योत्तर रेखा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो बांग्लादेश, भूटान, मेघालय, सिक्किम, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देखो इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए और ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार रहना है, ठीक है। देखो ये प्रश्न जो है ये एसएससी में पूछा जा चुका है, तो जरूरी नहीं है कि एसएससी में पूछा गया है तो सिर्फ एसएससी में ही पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। आपके यूपीपी में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एस्टेट में आपके ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सीजीएल में ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, जीडी में आपके ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न अगर पूछा गया तो जरूरी नहीं कि एक एग्जाम में पूछा गया तो वहीं पूछा जाएगा, ये बाकी जगहों पर भी पूछा जा सकता है। तो बताइएगा 90 डिग्री पूर्व याम्योत्तर रेखा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ईस्ट मेरिडियन रेखा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहां से होकर के नहीं गुजरती है, तो ये सिक्किम से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट करोगे। क्लियर मेरे भैया। सिक्किम की अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम क्या है, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो जाएगा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे सिक्किम, तो ये क्या हो जाएगा, तो सिक्किम पहला जैविक राज्य है, ठीक है। क्या होगा, भारत का पहला ऑर्गेनिक जैविक राज्य है कौन, सिक्किम है। इसके अलावा याद रखेंगे तो सिक्किम को 35वें संशोधन 1974 के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया है, तो 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। अब शहर राज्य का मतलब क्या होता है, शहर राज्य का मतलब होता है सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वें संशोधन अगर हम लोग बात करते हैं तो 36वें संशोधन 1975 के द्वारा क्या किया गया है, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। एक और प्रश्न जो सिक्किम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिक्किम में कौन कौन से उत्सव का आयोजन होता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो देखो एक तो सागा दावा उत्सव है, ठीक है। कौन सा, तो एक सागा दावा उत्सव है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है, तो दूसरा भूमचू उत्सव है, ठीक है। कौन सा, तो भूमचू उत्सव है, ठीक है। सागा दावा उत्सव है, भूमचू उत्सव है, और क्या हो जाएगा, और लोसांग उत्सव है, ठीक है। कौन सा, तो लोसांग उत्सव। तो इन तीनों उत्सव का आयोजन कहाँ पर, सिक्किम में किया जाता है। और सिक्किम में ही आपको क्या हो जाएगा, तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है वो आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है। क्लियर है। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखो पृथ्वी दो तरीके की गति करती है। एक गति ये करती है कि पृथ्वी इस तरीके से गोल गोल क्या कर रही है, घूम करके एक चक्कर लगा रही है, तो ये वाली गति कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग और क्या करते हैं, इसी को हम लोग वार्षिक गति कहते हैं, परिक्रमण गति या फिर इसी को वार्षिक गति कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है, तो मौसम परिवर्तन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी जो गति होती है वो क्या होती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही क्या कर रही है, अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रही है, अपने अक्ष पर क्या कर रही है, गोल गोल अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। तो ये कौन सी गति होती है, तो ये होती है घूर्णन गति होती है। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, इसी को हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। क्या करते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। इसी को हम लोग और क्या करते हैं, इसको हम लोग दैनिक गति कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दिन और रात होता है, ठीक है। क्या होता है, इसकी वजह से दिन और रात होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितना अंश घूमती है, बताइएगा। तो देखो यहाँ पर सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कितना, 1 डिग्री में घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 1 घंटे में कह रहा है, 1 घंटे में कितने होंगे, 60 मिनट। अगर 1 डिग्री में 4 मिनट घूम रहा है तो 60 मिनट कितने कितने डिग्री, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे 15 डिग्री, ठीक है। क्या करोगे, ऑप्शन संख्या डी करोगे। अरे भाई 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय ले रहा है, तो 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, अगर 1 डिग्री में 4 मिनट घूम रहा है
तो 60 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा? तो क्या करोगे भाई, 15 निकाल लोगे ना भाई, हो जाएगा ना। तो 15 डिग्री ऑप्शन संख्या क्या करोगे, डी बिल्कुल करेक्ट करोगे। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? चलो जल्दी से बताएंगे, तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो मेरे भैया, कह रहा है कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, क्या है, तो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है ये होती है आपकी कौन सी, ये होती है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हो, ठीक है। अब इस भूमध्य रेखा के उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये क्या है, तो ये उत्तर हो गया। और आपसे क्या कह रहा है, और आपसे कह रहा है दक्षिण, तो 0 डिग्री के नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो जाएगा। तो 0 डिग्री नीचे की बात करेंगे तो दक्षिण, तो दक्षिण का जो स्थान है इसकी कोणीय दूरी को वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो क्या करेंगे हम लोग, अक्षांश रेखा कहेंगे। पृथ्वी पर जितनी भी इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं खींची गई हैं, या पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम में जितनी भी इस तरीके की रेखाएं खींची गई हैं, तो वो सब क्या होती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती हैं। क्या करोगे, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट करोगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांत वर्ष 2019 में बताइएगा क्या होगा। चलो चौथे प्रश्न का सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो मेरे भैया, सीधी सी चीज आपसे पूछ रहा है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है, तो ये गुजर रही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आपसे क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है, उत्तरी गोलार्ध का मतलब 0 डिग्री के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में आएगा, ठीक है। 0 डिग्री के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में किस रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है? तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे कर्क रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में किस रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है? तो आप करोगे कर्क रेखा पर। कब पड़ता है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से ये गुजरती है कर्क रेखा, और इस कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश जो पड़ता है वो आप करोगे 21 जून को। कब पड़ता है? तो 21 जून को। क्या करोगे? ऑप्शन संख्या डी करोगे। क्या करोगे? ऑप्शन संख्या डी। आपको पता है 21 जून को कर्क संक्रांति के रूप में मनाते हैं, ठीक है। वहीं पर आपसे अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाता तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। ये कितने डिग्री? तो ये 23.5 डिग्री साउथ से, दक्षिण से गुजरती है। और मकर रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब पड़ता है? तो आप आंसर क्या करते हैं? 22 दिसंबर। अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछता तो आप जो है 22 दिसंबर कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा तो आप क्या करोगे? तो आप 21 जून करोगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? चलो अब इसको समझो मेरे भैया। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। अब पृथ्वी पर इस तरीके से बहुत सारी क्या की गई हैं, अक्षांश रेखा खींची गई हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो एक एक डिग्री की दूरी पर क्या किया गया है, एक एक डिग्री की दूरी पर क्या किया गया है, तो अक्षांश रेखाओं को खींचा गया है। एक एक डिग्री, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 डिग्री की होती है। एक एक डिग्री की दूरी पर अक्षांश रेखाओं को खींचा गया है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इस 1 डिग्री में कितनी दूरी होती है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस अक्षांश रेखा से और इस अक्षांश रेखा के बीच में जाना है। तो इस वाली अक्षांश रेखा से इस वाली अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करोगे आंसर? तो आप करोगे ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर। क्या करोगे? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट कर दोगे, ठीक है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है। और 1 डिग्री में कितनी दूरी होती है? तो लगभग 111 किलोमीटर होती है। कितनी? लगभग 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2 घंटे के अंतराल के लिए कितनी देशांतरीय दूरी तय करनी पड़ेगी? बताइएगा। 2 घंटे का अंतराल तय करना है तो सबसे पहले तो ये बताओ कि 2 घंटे में कितने मिनट होंगे। पहले तो ये बताओ 2 घंटे में कितने मिनट होंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 200 जो है 2 घंटे में कितना होगा? 2 घंटे में होगा 120 मिनट।
1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में कितना होगा, तो 2 घंटे में 120 मिनट होगा। ठीक है, कितना होगा, 120 मिनट होगा। 1 डिग्री घूमने में क्या होता है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, क्या होता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 120 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा बताओ मेरे भैया। अगर हमको 120 डिग्री घूमना हो, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि 120 मिनट में अगर 1 डिग्री घूमने में हमको क्या होता है, 4 मिनट का समय लगता है, तो 2 घंटे का समय दिया है ना, मतलब 120 मिनट में हम कितने डिग्री घूमेंगे, तो क्या होगा, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री की अगर हम लोग बात करेंगे, 1 डिग्री में घूमने में क्या होता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, 30 डिग्री घूमने में क्या होगा, तो 30 × 4 कर दोगे, क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 2 घंटे में कितने डिग्री, 30 डिग्री। क्या करोगे, ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, कितने, 30 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस याम्योत्तर पर मध्य रात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हों, बताइएगा क्या होगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो आप लोग, सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे तो किस याम्योत्तर पर, अगर हम लोग बात करते हैं तो किस याम्योत्तर पर मध्य रात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं मेरे भैया। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा, तो दोपहर के अगर 12 बज रहे हैं मेरे भैया। ठीक है, चलो जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो किस याम्योत्तर रेखा पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान से समझो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है आपसे, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि ये जो बीचों बीच से आपकी रेखा गुजरती है, तो ये होती है आपकी कौन सी, ये होती है आपकी ग्रीनविच रेखा। ये होती है आपकी ग्रीनविच रेखा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा पर क्या हो रहा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर के क्या हो रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो किस रेखा पर अगर हम लोग बात करेंगे, तो किस रेखा पर क्या हो जाएगा, ठीक है, किस रेखा पर, ठीक है, मध्य रात्रि होगी। तो आपको पता है सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे कॉर्नर पर जो होती है वो आपकी कौन सी रेखा होती है, सबसे किनारे की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो वो होती है आपकी 180 डिग्री वाली रेखा होती है। ठीक है, 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा होती है। और इसी 180 डिग्री देशांतर वाली रेखा पर क्या होता है, मध्य रात्रि होता है। आपको पता है ना, रात में मोबाइल देखते हो, रात में जैसे ही 12 बजता है, 12 बजने के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, आपकी तारीख बदल जाएगी, आपका दूसरा दिन। ठीक है, आप 12 बजे की अगर हम लोग याद करेंगे 11:59 तक क्या होगा, जैसे मान लो 11:59 तक 31 अगस्त है। ठीक है, क्या है, 11:59 तक अगर हम लोग बात करेंगे 31 अगस्त है। जैसे ही 12 बजा तुरंत आपका क्या हो जाएगा, 1 सितंबर हो जाएगा। तो कौन सी, तो इसी एक जो ये 180 डिग्री वाली रेखा, इसी को पार करते ही क्या हो जाएगा, आपकी तारीख बदल जाती है, डेट बदल जाती है। इसीलिए 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और जैसे इसके आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगे, तो आप फिर से यहाँ पहुँच जाओगे, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से आप चलना शुरू कर दोगे। ठीक है, और इस तरीके से चलते हुए आगे बढ़ोगे। तो 180 डिग्री पूर्व वाली जो रेखा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मध्य रात्रि होगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी 2 निरंतर देशांतरों के बीच कितने समय का अंतराल होता है, बताइएगा। 2 देशांतरों के बीच कह रहा है। अब देशांतर रेखा क्या होती है मेरे भाई, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक देशांतर रेखा है और एक ये देशांतर रेखा है। ठीक है, क्या है, एक ये देशांतर, एक ये देशांतर, और एक ये देशांतर हो गया। ठीक है, और ये एक देशांतर हो गया। ठीक है, तो ये हो गई देशांतर रेखा। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ से यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो एक देशांतर रेखा हुई। ठीक है, एक देशांतर रेखा हुई। और यहाँ से यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 देशांतर रेखा हुई। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 2 निरंतर देशांतरों के बीच में। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक देशांतर रेखा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, दूसरी देशांतर रेखा। और इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, समय अंतराल कह रहा है।
तो 1 डिग्री अगर हम लोग बात करते हैं क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, आपको 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 2 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, तो 2 डिग्री घूमने में आपका कितना लेगा, 2 डिग्री घूमने में 8 मिनट का समय लेगा। कितना लगेगा, तो 8 मिनट का समय लगेगा। ठीक है मेरे भैया। अब प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, आपसे पूछ रहा है अंतर। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अंतर। अब देखो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो ये 1 डिग्री वाली रेखा है और 1 डिग्री पर कितना होता है, 1 डिग्री पर होता है 4 मिनट होता है। और दूसरी डिग्री की बात करेंगे, दूसरी डिग्री पर क्या होगा, तो दूसरी डिग्री पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 तो पहले ही से था, 4 और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, 2 निरंतर देशांतरों के बीच में, एक देशांतर ये हुआ, एक देशांतर ये हुआ, इनके बीच में अंतराल पूछ रहा है, कितना अंतराल होगा, तो यहाँ पर 8 मिनट, यहाँ पर 4 मिनट, क्या करोगे, ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, क्या हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है मेरे भैया, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो 4 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर एक आपकी देशांतर रेखा, यहाँ पर आपकी एक देशांतर रेखा। अगर हम इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर बात करेंगे तो क्या होगा, 4 मिनट होगा। अगर आप इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर का करोगे क्या हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। अगर आपसे ये मान लो क्या है, देखो ध्यान से समझो मेरे भैया, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करेंगे मान लो यहाँ पर 1 डिग्री हो गया, यहाँ पर आपसे 2 डिग्री हो गया, यहाँ पर आपसे 3 डिग्री हो गया। आपसे 2 देशांतर रेखा के बीच की बात कर रहा है, एक देशांतर रेखा ये हुई, एक देशांतर ये रेखा हुई, इन दोनों के बीच का अंतराल कितना होगा, 4 मिनट ही तो होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बताएंगे, कौन सा युग्म क्या है, तो सही है ये बताएंगे। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, प्रधान मध्याह्न रेखा, रेखांश, कर्क रेखा अक्षांश, भूमध्य रेखा अक्षांश। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रधान मध्याह्न रेखा की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, तो रेखांश है, तो ये तो बिल्कुल सही है। कर्क रेखा क्या है, तो अक्षांश रेखा, ये भी बिल्कुल सही है। और भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो ये भी अक्षांश रेखा है, तो ये भी आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, तो सभी विकल्प आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 9वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा मतलब कौन सी रेखा, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रधान मध्याह्न रेखा क्या हो जाती है, ठीक है, जीएमटी हो जाती है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं तो प्रधान मध्याह्न रेखा की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सी होती है, तो जीएमटी की बात कर रहा है। ठीक है, क्या इसकी बात कर रहा है, तो जीएमटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो आपकी क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है तो वो आपकी जीएमटी है। ठीक है, क्या है, तो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है। जीएमटी का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा गया, तो जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ठीक है, जीएमटी रेखा कौन सी होती है, देखो मेरे भैया, अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें मेरे भाई, ठीक है, ये हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को क्या करते हैं, इसी को इक्वेटर कहते हैं। कर्क रेखा क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था ना, जितनी भी लेटी हुई रेखा होगी वो सारी क्या हो जाएगी, तो वो सारी अक्षांश रेखा हो जाएगी। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करेंगे, अक्षांश रेखा है। और प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है, तो वो इस तरीके से होती है, जो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है 0 डिग्री से। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, जिनको क्या करते हैं, जिनको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसी को क्या करते हैं, इसी 0 डिग्री देशांतर को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, जीएमटी भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। याद रखेंगे, तो सभी के सभी सही है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, बताइएगा। तो कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा, मतलब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है, तो कौन सा होगा, तो उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या फिर अफ्रीका। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो मेरे भैया, अगर हम लोग बात करते हैं तो बताओ मेरे भैया, ये कौन सा ये महाद्वीप है, आप बताएंगे ये कौन सा महाद्वीप है, क्या हो जाएगा, तो ये कौन सा महाद्वीप है, तो आप आंसर करोगे अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से क्या होगा, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जहाँ से क्या होगा, जहाँ से
भूमध्य रेखा गुजरती है, और क्या होगा जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है, याद रखिएगा, एकमात्र महाद्वीप है, ठीक है। क्या है? तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से क्या होता है, जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ से तीनों रेखा गुजरेगी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, डी बिल्कुल करेक्ट करोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इक्वानॉक्स क्या होता है, बताइएगा इक्वानॉक्स क्या होता है, इक्वानॉक्स। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इक्वानॉक्स क्या होता है, अब समझिएगा। तो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक रेखा है, कौन सी, जिसको आप कहते हो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हो, जिसको आप विषुवत रेखा कहते हो, जिसको आप इक्वेटर कहते हो। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तो भूमध्य रेखा पर 2 बार सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। कब कब पड़ती है, एक पड़ती है 21 मार्च को और एक पड़ती है 23 सितंबर को। 21 मार्च को क्या होता है, तो 21 मार्च को बसंत विषु होता है, ठीक है। क्या होता है, तो बसंत विषु होता है 21 मार्च को। और 23 सितंबर को क्या होता है, शरद विषु होता है, ठीक है। क्या होता है, तो 23 सितंबर को शरद विषु होता है, याद रखिएगा। अच्छा, विषु का मतलब क्या होता है, तो विषु का मतलब होता है क्या, विषु का मतलब होता है बराबर। क्या होता है, विषु का मतलब क्या होता है, बराबर होता है या समान होता है, बराबर होता है या क्या होता है, समान होता है। तो विषु का मतलब होता है बराबर या समान, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर, ठीक है, 2 बार सूर्य का एकदम लंबवत प्रकाश पड़ेगा। कब पड़ेगा, एक पड़ेगा 21 मार्च को और एक पड़ेगा 23 सितंबर को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को अगर हम लोग बात करेंगे तो जब इस बीचों बीच वाली रेखा पर, ठीक है, क्या होगा, जब इस बीचों बीच वाली रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है तो क्या होगा, तो दोनों गोलार्धों को बराबर प्रकाश मिलता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो दोनों गोलार्धों को अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो बराबर प्रकाश पड़ता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको कहा जाता है इक्वानॉक्स कहा जाता है, याद रहेगा, इक्वानॉक्स कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है, बताइएगा। सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर आपसे सूर्य ग्रहण पूछे तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण आप आंसर करोगे अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण आप आंसर करोगे पूर्णिमा को होता है, ठीक है। कब होता है, पूर्णिमा होता है। तो जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है तो पृथ्वी की छाया कितने भागों में बढ़ जाती है, तो आप आंसर क्या करोगे, 3 भागों में बढ़ जाती है, याद रखेंगे, कितने भागों में, 3 भागों में बढ़ जाती है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है, 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे के लंबवत। अब देखो मेरे भैया, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर क्या कह रहा है, तो लंबवत रेखा कह रहा है, पहले लंबवत रेखा खींच लो। तो ये हमारी पृथ्वी पर कुछ क्या हो गई, लंबवत रेखा हो गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज कह रहा है, तो कुछ ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा खींच लो। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा की बात कर ली, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो ये रेखाओं का जो श्रृंखला है, नेटवर्क है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देखो मेरे भैया, जो ये इस तरीके की रेखा होती है वो अक्षांश रेखा होती है, जो ये वाली रेखा होती है देशांतर रेखा होती है। अभी आपको दोनों दिखने को मिल रही है, तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कहोगे भौगोलिक समन्वय कहोगे। क्या कहोगे, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भौगोलिक समन्वय हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा आपसे पूछ रहा है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। और
पृथ्वी के बीचों बीच से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये 0 डिग्री जो ये अक्षांश रेखा है ये क्या है, तो ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को इक्वेटर कहते हैं। तो ये किस देश से नहीं गुजरती आपको बता रहा है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देख करके मेरे भाई आप बता सकते हो मैक्सिको। मैक्सिको आपको कहाँ पर, उत्तर अमेरिका में देखने को मिलेगा। मैक्सिको आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरेगी। मैक्सिको की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चांदी के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। विश्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो चांदी के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है मैक्सिको। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतोष्ण समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है जिसमें सभी मौसम में पर्याप्त वर्षा होती है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी एक समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है जिसमें सभी मौसमों में पर्याप्त वर्षा होती है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपका ए हो जाएगा, CFB हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो CFB हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या CFB हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। किस प्रकार की वर्षा तब होती है जब पृथ्वी की सतह से गर्म हवा जल वाष्प के साथ ऊपर की ओर उठती है और अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर संघनित हो जाती है। बताइएगा क्या करेंगे, 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे भैया ये समुद्र है, तो ये समुद्र है। ठीक है, सूर्य भगवान क्या करते हैं, तो सूर्य भगवान जो है यहाँ से अपनी ऊष्मा जो है वो समुद्र पर जो है भेज रहे हैं, अपनी गर्मी भेज रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो जो जल है जो क्या है वो क्या होगा, जो जल है वो वाष्प बन करके क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, बादलों के पास पहुंचेगा। ठीक है, कहाँ पर, बादलों के पास पहुंचेगा। और ये बादल जाकर के आगे जाकर के क्या करेंगे, बादल आगे जाकर के क्या करेंगे, वर्षा करने लगेंगे। तो इस तरीके से जो वर्षा होती है उसको कौन सी वर्षा कहते हैं, मायावी वर्षा कहते हैं, यादृच्छिक वर्षा कहते हैं, चक्रवातीय वर्षा कहते हैं, संवहनीय वर्षा करते हैं। क्या करते हैं, तो संवहनीय वर्षा करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। एल नीनो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से कितने वर्षों में एक बार प्रकट होती है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसमी गतिविधियों का कारण बनती है। तो बताइएगा, तो एल नीनो जो ये मौसम प्रणाली है तो ये कितने में, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, 7 सालों में, 3 से 7 वर्षों में क्या होता है, हर बार ये देखने को मिलती है। ठीक है, एल नीनो। और एल नीनो की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये गर्म जलधारा है और ये क्या करती है, तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और मौसमी गतिविधियों का कारण बनती है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा का सही प्रतिशत क्या है। चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो प्रश्न काफ़ी बड़ा है तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो पृथ्वी के वायुमंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो गैसों का सही प्रतिशत मात्रा क्या है, बताइएगा क्या हो जाएगा। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना 78% है। तो 78% नाइट्रोजन आपको एक ही जगह पर दिख रहा है। ठीक है, एक ही जगह पर। ऑक्सीजन अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 21% के लगभग है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग बात करेंगे 0.03% के लगभग है। तो और बाकी क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसें और अक्रिय गैसें हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिक सा प्रश्न है ये, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परत ओजोन होल के लिए जानी जाती है, बताइएगा। ओजोन होल के लिए, ओजोन होल के लिए कौन सी परत जानी जाती है। तो सबसे पहले बताओ ओजोन परत कहाँ मिलेगी। जहाँ ओजोन परत मिलेगी वहीं पर ओजोन होल भी होगा। जहाँ पर ओजोन परत मिलेगी वहीं पर क्या होगा, ओजोन होल भी होगा। तो कहाँ पर ओजोन परत मिलती है, तो क्या आंसर करोगे आप लोग, समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो आप आंसर करोगे 18 से 50 किलोमीटर होती है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ओजोन परत मिलती है। और क्या होता है मेरे भैया, अगर हम लोग बात करेंगे समताप मंडल की, तो यहाँ पर मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। क्या होगा, तो मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। ठीक है, क्या होगा, मौसम संबंधी घटना नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, मौसम संबंधी घटना नहीं होगी। और क्योंकि मौसम संबंधी घटना नहीं होती है इसलिए ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल होता है। वायुयान कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, तो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल आपको क्या होगा,
आदर्श मंडल आपको संताप मंडल, ठीक है। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल क्या होगा, संताप मंडल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, आंधी पानी बिजली है ना, बादल वर्षा, ये सब आपको नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ये वायुयान उड़ाने के लिए क्या होता है, आदर्श मंडल होता है। संताप मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, बताइएगा। तो कौन से कथन सत्य हैं, तो वनों की कटाई से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है, पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में निकलने नहीं देता है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा, सॉरी कौन सा कथन सत्य हो जाएगा ये आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो वनों की कटाई से मेरे भैया, पेड़ अगर काट दोगे तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब पेड़ नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई लेगा नहीं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, कमी नहीं होगी मेरे भैया, क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो पहला तो गलत हो गया। पेड़ों की कटाई से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी मेरे भाई, क्योंकि पेड़ ही तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊष्मा को बांध लेता और इसे वायु में निकलने नहीं देता, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा सही है। क्या हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। आगे बढ़ेंगे। ठंडी बर्फीली वन जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में, महाद्वीपीय क्षेत्र में, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में कितने उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो ठंडी बर्फीली हवा की बात हो रही है, ठंडी बर्फीली वन जलवायु की बात हो रही है। और देखो मेरे भैया, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और आपसे क्या कर रहा है, ठंडी बर्फीली अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है ऐसे मौसम आपको कहाँ पर, ध्रुवीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और उत्तरी गोलार्ध में कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तरी, ये आपका उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 से 20 डिग्री, 15 से 20 डिग्री तो मेरे भाई भूमध्य रेखा के पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 से 20 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री से है, तो 15 से 20 डिग्री तो इसके आसपास हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा नहीं। 30 से 50 डिग्री यहाँ पर भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 से 70 डिग्री मेरे भाई। क्या हो जाएगा, तो 40 से जो 70 डिग्री के लगभग वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको इस तरीके के मौसम देखने को मिलेंगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व, बताइएगा। ओजोन परत का क्या महत्व है, ओजोन परत कहाँ पर मिलती है, तो संताप मंडल में मिलती है, ठीक है। क्या होगा, संताप मंडल में मिलती है। ओजोन परत की अगर आपसे पूछा जाए मोटाई, तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो क्या करते हैं, वो डाबसन में मापते हैं। किसमें, तो डाबसन में। ओजोन परत की मोटाई क्या करते हैं, डाबसन में क्या करते हैं, मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई को डाबसन में मापते हैं, याद रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई को डाबसन में मापते हैं। ओजोन परत आपको कहाँ पर, संताप मंडल में देखने को मिलती है। ये क्या करती है, तो ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्या करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों के कारण क्या होता है, तो मानव को त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है, तो स्किन कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है। और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचने में हमारी मदद करती है कौन सी, ओजोन परत। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा कथन सत्य नहीं है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, तो आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु के वाष्पीकरण करने की क्षमता कम हो जाती है। मेरे भाई, जब वायु में क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान 28 डिग्री था, 28 डिग्री से बढ़ करके तापमान क्या हो गया, तापमान 42 डिग्री हो गया। तो 42 डिग्री तापमान हो गया, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। और अगर गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, कम नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी मेरे भाई। जितना ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, उतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। तो पहला ही कथन गलत है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहला ही कथन गलत और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मध्यमंडल मीजोस्फीयर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बताना आपको। मीजोस्फीयर मध्यमंडल के बारे में, मध्यमंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी आपको 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। कहाँ पर, तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में आपको मध्यमंडल मीजोस्फीयर देखने को मिलेगा।
अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं। इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान बहुत अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। यह वायुमंडल का तीसरा मंडल है, यह प्रत्यक्षता समताप मंडल के ऊपर है। तो यहाँ पर जो मेरे भाई गलत होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। क्या कह रहा है, यहाँ पर इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। बढ़ता नहीं मेरे भाई, घटता है। ठीक है, क्या होता है, घटता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे, आप क्या करोगे आंसर, आप आंसर करोगे मध्य मंडल। ठीक है, क्या करोगे, तो सबसे ठंडा मंडल जो है वो है कौन सा, तो वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, मध्य मंडल के बाद जब हम लोग ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, तब तापमान में फिर से बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मध्य मंडल में क्या होगा, तो तापमान कम रहेगा। सबसे कम तापमान, सबसे ठंडा जो मंडल है वो आपका मध्य मंडल रहेगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सी परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14 किलोमीटर तक फैली है, बताइएगा कौन से हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एनसीईआरटी में आपको 8 से 18 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, तो 8 से क्या हो जाएगा, 8 से 18 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पर 14 किलोमीटर तक दिया गया है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको पता है सबसे निचली परत जो होती है वो होती है कौन सी, क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 8 से 18 किलोमीटर हो जाएगा। समताप मंडल की बात करेंगे तो समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 50 होती है। मध्य मंडल की बात करेंगे, मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 होती है। आयन मंडल की बात करेंगे तो 80 से 640 किलोमीटर होती है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्षोभ मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे निचला मंडल है। वायुमंडल में ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में मिलता है, बताओ मेरे भाई। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, अभी हम लोगों ने कराया है। तो कहाँ पर ओजोन परत आपको देखने को मिल रही थी, समताप मंडल में। कहाँ पर, तो समताप मंडल में देखने को मिल रही थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। 28वें प्रश्न का आंसर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मेरे भाई संवहनीय वर्षा। क्या पढ़ा था, संवहनीय वर्षा। क्या हो जाएगा, संवहन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन, संवहन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, तो जो सागर का जो जल स्तर है वो क्या होता है, वहाँ पर गर्मी होती है, तो जल जो है वो क्या होता है, वो वाष्पोत्सर्जन बन करके क्या होता है, वाष्प बन करके क्या होता है, तो वाष्प बन करके बादलों के पास पहुँचना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बादलों के पास पहुँचना शुरू हो जाता है और फिर वर्षा होती थी। ये क्या होता है, ये संवहन होता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद होते हैं, बताइएगा वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपको स्थल भी मिलेगा, जल भी मिलेगा, वायु भी मिलेगा। तो कहां पर आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी, बताइएगा। जहां देखो, जहां जमीन होगा, जहां पर जल होगा, जहां पर वायु होगा, जहां पर ये तीनों चीजें होंगी वहीं पर क्या होगा, जीवन होगा। और जहां जीवन होगा वहाँ पर आपको क्या होगा, जैव मंडल देखने को मिलेगा, बायोस्फीयर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, तो जैव मंडल देखने को मिलेगा, बायोस्फीयर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी है, बताइएगा। तो पृथ्वी की क्या कह रहा है, तो बाहरी परत पूछ रहा है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो पृथ्वी की बाहरी जो परत है जो विन्यासित प्लेटों से बनी है। ठीक है, प्लेट की बात कर रहा है मेरे भाई, किसकी बात कर रहा है, प्लेट की बात कर रहा है। तो पृथ्वी की बाहरी परत कौन सी है, तो सबसे बाहरी परत आपको पता है स्थल मंडल है। क्या है, स्थल मंडल मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। सबसे क्या होगा, बाहरी परत आपको स्थल मंडल देखने को मिलेगा। और आपको पता है, ठीक है, स्थल मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको भूपर्पटी देखने को मिलेगा। क्या होगा, क्रस्ट देखने को मिलेगा, भूपर्पटी देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको क्या होगा, इसके बाद आपको सियाल देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, आपको सीमा देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट में आपको क्या होगा, नीफे, निकिल और फेरस, लोहा, आयरन ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में कितनी वृद्धि हुई है,
बताइएगा। तो ऐसे प्रश्न करंट अफेयर से अपडेट रहना है आप लोगों को, ऐसे प्रश्नों के लिए करंट अफेयर से अपडेट रहना है। तो क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी के तापमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या हुई है, वो वृद्धि हुई है। ठीक है, तापमान क्या हो रहा है, पृथ्वी का बढ़ रहा है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो क्या कहते हैं, तो अलास्का और उत्तरी कनाडा की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो इसको कहते हैं सुमेरु ज्योति कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो सुमेरु ज्योति कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या करते हैं, तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बताइएगा, पृथ्वी की बाहरी परत में अगर हम लोग बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया क्या, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत मतलब क्रस्ट, क्रस्ट को क्या कहेंगे, कहते हैं भूपरपट्टी। ठीक है, क्या करते हैं, तो भूपरपट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तत्व आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, वो आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। कितना, तो ऑक्सीजन देखने को मिलेगा कितना, लगभग 21%। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत है, सबसे ऊपरी जो परत है, भूपरपट्टी की बात करेंगे या फिर हम लोग वायुमंडल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा लगभग कितना, 21%। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपका ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, प्राण वायु भी कहा जाता है क्योंकि ये मानव के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में, ओजोन परत, बहुत बार कर चुके हम लोग, क्या हो जाएगा, तो समताप मंडल हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो समताप मंडल में आपको ओजोन परत देखने को मिलेगा। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर के अभिनय का एक उत्पादन है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। पता है ना मेरे भैया, पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत का संबंध किससे है मेरे भाई, ओजोन परत का संबंध मेरे भाई किससे है, पराबैंगनी किरणों से। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो क्या करोगे, तो पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है, 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो पवन की गति अगर हम लोग बात करेंगे तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, सूर्यातप के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, कोई मतलब ही नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा, पृथ्वी के घूमने से भैया पवन की गति का क्या संबंध है, कोई मतलब ही नहीं है। क्या हो जाएगा, तो दाब प्रवणता हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा उच्च दाब वाले क्षेत्र, निम्न दाब वाले क्षेत्र, तो जो दाब है, ठीक है, दाब प्रवणता जो है ये क्या करता है, ये पवन की गति को निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है। उच्च दाब वाले क्षेत्र, निम्न दाब वाले क्षेत्र हैं, और फिर उसी क्रम में क्या होता है, सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन संख्या ये बिल्कुल करेक्ट होगा। डोल ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के बीच है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा मेरे भैया, तो देखो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 0 डिग्री के उत्तर में अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 5 डिग्री साउथ के बीच वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या होता है, ये डोल ड्रम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, डोल ड्रम कहलाता है। तो क्या आंसर करोगे, ऑप्शन संख्या ए करोगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग टैगा क्षेत्र की बात करेंगे तो टैगा क्षेत्र आपको क्या होगा, ध्रुवीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और ध्रुवीय क्षेत्र में कौन है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में बरखोयास्क है। पहले का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग मानसूनी क्षेत्र की बात करेंगे तो मानसूनी आपको क्षेत्र है, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा।
अल्पाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्पाइन क्या हो जाएगा, तो ये आपको लापाज में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो लापाज में। और आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान जो है एक समय में जैकोबाबाद, सबसे ज़्यादा तापमान आपका जैकोबाबाद जो कि पाकिस्तान में, तो यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये रेगिस्तान है। एक समय था जब दुनिया का सबसे गर्म स्थान किसको, जैकोबाबाद को माना जाता था, जो कि पाकिस्तान में, जो कि क्या है, रेगिस्तान है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, चौथे सी का जो है चौथा, और डी का पहला क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है। ठीक है, कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या आपको ए में दिख रहा है। क्लियर है मेरे भाई, ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है। आगे बढ़िएगा और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है ये पहचाना जाता है शीत ऋतु में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपसे पूछ रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा किस ऋतु में होती है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न ऐसा घुमा दिया है ना कि समझी भी नहीं आ रहा है पूछ क्या रहा था। तो पूछ आपसे ये रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा किस ऋतु में होती है। तो किस ऋतु में होती है, तो आपको पता है ठंडियों में। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा जो है वो ठंडियों में होती है। ठीक है, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करें, ठीक है, क्या करें, अगर हम लोग बात करें अपने प्यारे भारत की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र इधर है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ठंडियों में वर्षा होती है। और जब यहाँ पर ठंडियों में वर्षा होती है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मानसून जो है वो भारत की तरफ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और क्या होगा, और आपको पता है कि यहाँ पर हिमालय की श्रृंखला है और हिमालय की पहाड़ी यहाँ पर चल के दो भागों में बट जाती है इस तरीके से। एक अफगानिस्तान में चली जाती है, सुलेमान जो है अफगानिस्तान में चली जाती है हिंदुकुश पहाड़ी, और दूसरी पाकिस्तान में चली जाती है सुलेमान पहाड़ी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये मानसून आते हैं तो ये मानसून क्या होते हैं, ये मानसून जो है इस सुलेमान पहाड़ी से टकरा करके क्या हो जाते हैं, दो भागों में बट जाते हैं। एक ऊपर की तरफ चला जाता है और एक नीचे की तरफ चला जाता है। ऊपर वाले मानसून जो है ये ऊपर की तरफ जा करके फिर जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में क्या करते हैं, बर्फबारी करते हैं। और जो नीचे वाला मानसून है ये क्या करेगा, तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए वर्षा करेगा। तो हमारे यहाँ पश्चिमी भारत में जो ठंडियों में वर्षा होती है वो क्यों होती है, वो इसी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा के कारण होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ठंडियों में वर्षा होती है और इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण हमारे उत्तर भारत में पश्चिमी क्षेत्र में ठंडियों में वर्षा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डेली आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वाला सेशन लाया जाता है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके इस सेशन में आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं, और निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।